Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this lecture we are going to learn about electricity. This is the second part of our series. ये जो लेक्चर्स बनता है ये लेक्चर्स क्लास 10 के बच्चों के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे वो आईसीएसई के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। इन लेक्चर्स के थ्रू उन्हें इस तरीके का से पढ़ाया जा रहा है कि वो कोई भी बोर्ड के बच्चे हो बेहतरीन स्टडीज कर सके, बेहतरीन स्टडी मटेरियल पा सके। सो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 आपके सामने प्रेजेंट किया है, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था। और इस पार्ट 2 में हम शुरुआत करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बोला था कि इस लेक्चर की शुरुआत हम आमीटर से करेंगे। मैं आपको आमीटर के बारे में बताऊंगा। तो आमीटर क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा मैं रिकैप में जाना चाहूंगा कि आपको ले जाऊंगा रिकैप में। रिकैप में हमने क्या पढ़ा था? हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, राइट? अगर आपके ध्यान में हो तो चार्ज क्या है? इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक आपके ध्यान में हो अगर तो एक एटम हुआ करता था, उस एटम से जो इजेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे, सपोज इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से इजेक्ट कर देता हूँ। चलो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इजेक्ट कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो इजेक्ट हुआ है, तो इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज बन जाएगा? क्या आप गैस कर सकते हैं? क्योंकि इसमें से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, तो इस एटम पर 1 + 1 चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता तो, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता तो क्या होता? क्या आप गैस कर सकते हैं? चलिए 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो क्वाइट ऑब्वियस हम इजीली गैस कर सकते हैं, पिछले में +1 था तो इस बार +2 चार्ज बनेगा इस एटम पर, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करती, क्या करती? गेन करती, तो फिर क्या होता? ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती तो फिर क्या होता? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज बनती? जब आप किसी से कुछ लेते हो तो फिर आपके ऊपर माइनस चार्ज आता है, आप लोन में आ जाते हो, ऋण में आ जाते हो, आपके ऊपर ऋण चढ़ जाता है, होता है ना, कर्ज में आ जाते हो ना। तो वैसे ही ये कर्ज में आ गया है, ठीक है, ये चार्ज, ये एटम। तो अब ये एटम अगर कर्ज में आ गया है तो यानी इसके ऊपर अब -2 चार्ज लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो -2 होगा। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। और अब हम चूंकि चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं तो चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने करंट के बारे में पढ़ लिया था कि करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है तो आप पिछला लेक्चर एक बार देख लीजिए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल मेहनत करी है पिछले लेक्चर, तो डोंट मिस अगर जरा सा भी डाउट है। और हाँ, मैंने पिछली बार पिछले लेक्चर में एंड में आपके लिए क्विज छोड़ा था एंड मुझे लगता है कई बच्चों ने उस क्विज को अटेम्प्ट नहीं किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाएं, पिछला लेक्चर देखें। अगर इस लेक्चर को आप अभी से आपने सबसे पहले यही लेक्चर देखा है तो पहले वाले लेसन को कंप्लीट करें, पहला पार्ट कंप्लीट करें और उस पार्ट के क्विज को अटेम्प्ट करें, ठीक है। फिर इस पार्ट को देखें और इस पार्ट का भी क्विज मैं आपको डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी।
ठीक है। तो आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं क्विज सेक्शन हमारा और क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया था, क्विज अटेम्प्ट करने से क्या होता है, आपका रिटेंशन पावर बढ़ता है। इस चीज को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार, एक बार देखा लेक्चर, नोट बनाया, नोट किया, ठीक है, और बस क्विज दे दिया, तो आपके दिमाग में रिटेन कर जाएगा। रिवीजन कम करना पड़ेगा। और कौन बच्चा मेहनत करना चाहता है आज के लिए, समझ रहा हूँ आप लोगों की पीड़ा। तो यही पीड़ा को समझते हुए मैंने ये लेक्चर, ये इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों की जितनी ज्यादा हो रिटेंशन पावर इंक्रीज करें, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था, जो मैंने आपसे वादा किया था कि हम बात करेंगे आर्मीटर की के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम आर्मीटर के बारे में बात करते हैं। आर्मीटर क्या होता है, देखिए आर्मीटर जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो करंट को मेजर करने की डिवाइस होती है, ठीक है। करंट को अगर आपको मेजर करना है तो आप आर्मीटर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। उसे हम ऐसे करेंगे, आप यहाँ पे एक सर्किट देख रहे होंगे, राइट। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्लो हो रही है जो कि बल्ब से होते हुए जा रही है। और फिर बीच में हमने कहीं आर्मीटर लगा दिया है, और फिर यहाँ पे एक स्विच लगाया है, की स्विच लगाया है, और फिर उसे एंड में हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो ये बल्ब मैंने बताया था, ये बल्ब होता है। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब नोट्स में क्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी कि नोट्स तो आपको यही करना है, ये सामने ही लेक्चर देखते देखते आपको ये क्लास देखते देखते ही साथ साथ में पॉज करते करते नोट कर लेना या स्क्रीन शॉट लिख लेना, ठीक है। बाद में एक बार में ही नोट कर लेना, ठीक है। जैसा कंफर्टेबल है अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको करना, ठीक है। तो ये आर्मीटर है, और इस आर्मीटर को हम इस प्रकार से इसे सेट करते हैं कि इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करती है उसका मेजरमेंट ये आर्मीटर हमें दे देता है। उसका पूरा मेजरमेंट ये आर्मीटर हमें दे देता है। गजब गजब गजब, पूरा मेजरमेंट दे देता है आर्मीटर। हाँ, पूरा मेजरमेंट दे देता है। थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं, तो हाँ हो सकता है कम ज्यादा, लेकिन पूरा मेजरमेंट हमें चाहिए ना, तो पूरा मेजरमेंट ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अब तो कम ज्यादा वाला प्रॉब्लम कब होता है, कम ज्यादा वाला प्रॉब्लम होता है, मैं समझाता हूँ। जब आर्मीटर, एक और बात याद रखना, ठीक है। अच्छा तुमने गाड़ी तो चलाई होगी, नेशनल गाड़ी चलाई होगी, साइकिल तो चलाई होगी। चलो मैं साइकिल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं एक बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है, ठीक। और जो रोड है ना, वो बच्चा साइकिल चलाते हुए मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और उसके सामने अब ये रोड कुछ ऐसे है, और बच्चे की जो साइकिल है वो यहाँ, ठीक है। अब ये साइकिल जा रही है, क्या लगता है आपको ये 30 किलोमीटर पर आवर जो अपनी स्पीड है उस चीज को मेंटेन कर लेगी? और क्या अगर मेंटेन करना होगा तो कुछ इसे करना पड़ेगा। अगर सेम फोर्स से ये आगे बढ़ी तो ये मेंटेन नहीं कर पाएगी 30 किलोमीटर, इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर से मे बी 20 हो जाए, 15 हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। ये कुछ तो रिड्यूस होगी, कुछ क्या काफी रिड्यूस होगी। ऐसे पहाड़ों जैसे रास्ते पे आप चला के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस स्पीड के अगेंस्ट ये जो ऊंचाई हमने खड़ा कर दिया है, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। इस स्पीड के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, एक विरोध, एक अवरोध पैदा कर रहा है, ठीक है, जो रोक रहा है, इस स्पीड को कम कर रहा है। आपने ऐसे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स देखे होंगे, मेरा ख्याल है आपने पक्का ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स देखे होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
ये स्पीड ब्रेकर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे सीधा सीधा रहेंगे और हल्का सा ऐसे। कितना छोटा स्पीड ब्रेकर है, अगर अब आप 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं तब तो हल्का अंदर आएगा, माइनर अंतर आएगा, छोटा रेजिस्टेंस पैदा होगा, छोटा सा अवरोध पैदा होगा। बस यही छोटा सा अवरोध पैदा होता है आमीटर से, ठीक है, लेकिन इतना माइनर रहता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरी पॉइंट आमीटर से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी पॉइंट ये है कि आमीटर हमेशा जो सर्किट होती है ना, इस सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगी, यानी पहले बैटरी, फिर इसके बाद बल्ब, अब बल्ब पहले लगा लो बाद में लगा लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। फिर इसके बाद आमीटर, मतलब एक लाइन में, अगर इसे स्ट्रेट लाइन में करना लेकर के आना चाहो तो बिना एक दूसरे को परेशान किए, तंग किए, एक दूसरे की जगह लिए, ये सभी लाइन में आ जाएंगे। जैसे पहले बैटरी है, फिर इसके बाद बल्ब है, पहले बैटरी फिर पहले बैटरी फिर पहले बैटरी फिर बल्ब, फिर इसके बाद आमीटर, और फिर इसके बाद स्विच, राइट। तो वन बाय वन हम देखें, फिर से पहले बैटरी, फिर बल्ब, फिर आमीटर और फिर स्विच, ठीक है। ऐसा सीरीज में आ गए, सब एक लाइन में आ जाएंगे। लेकिन ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है वो भी बता देता हूं मैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बस एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। मतलब अब ये जो करंट इस डायरेक्शन में जा रही थी और इधर निकल जा रही थी, अब वो करंट दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, आधी इधर चली जाएगी, आधी 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 जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ करंट इधर चली जाएगी जिसे हम बोलेंगे I1, और कुछ करंट इधर चली जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे I2, ठीक है। तो ये I1 और I2 ये अलग अलग दो करंट्स बन गए। मान लेते हैं इधर अगर हमने आमीटर लगा दिया, ठीक है, तो ये जो आमीटर लगाया है, ये आमीटर हमें किस करंट का मेजरमेंट देगा? क्या ये एक्यूरेट हमें आई का मेजरमेंट देगा? नहीं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ I2 का मेजरमेंट देगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। I1 तो इधर से फ्लो कर रहा है और वो इधर वापस निकल जाएगा, एंड ऑफ द डे आपको आई प्राप्त हो रहा है। और एक आमीटर आपने यहाँ लगाया और ये आमीटर क्या करेगी, इस पूरे आई को कैलकुलेट करेगी, ठीक है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि कभी भी हमें किसी भी पर्टिकुलर वायर का जब करंट चेक करना होता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही आमीटर को सेट करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि आमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहा, ओके। तो चलिए हमने अभी तक पढ़ लिया कि आमीटर का, ठीक। तो चलिए आमीटर तो पढ़ लिया है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था, करंट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू Q by T, यानी चार्ज फ्लोर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मींस कि Q चार्ज को यूनिट टाइम में ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा वो क्या लाएगा, चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी कि I इज इक्वल टू Q by T, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम देखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ये करंट मैंने बताया था आपको एम्पियर होता है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। और 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड होता है, मतलब एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड होता है। अब ये आप बोलोगे कैसे होता है, ये भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड इस तरीके से होता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है।
मान लेते हैं कि 1 आई इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय T। तो Q का यानी चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होगा, कूलम का इसी से बात करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो आई करंट के लिए टोटल जो यूनिट है वो क्या निकला? कूलम पर सेकंड। ऐसे हम यूनिट निकालते हैं, ठीक है, ये कूलम पर सेकंड। और इसी कूलम पर सेकंड को हम अगर एक टर्म में अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या कहलाता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू कहलाता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना कहलाता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। दैट इज, समझा देता हूँ मैं आपको, दैट इज क्या होता है? दैट इज होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर। अगर आप ये इसी जब बात करते हैं 1 माइक्रो एम्पियर का क्या होता है, मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर। इसको हम कैसे करेंगे? 10 टू द पावर -6 एम्पियर, यानी कि एक एम्पियर का 1 times 100,000 10,000 lakh 10 लाख 10 लाखवां हिस्सा, एक एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा कहलाता है 1 माइक्रो। क्लियर है? ठीक है। तो 1 में मिली एम्पियर आप समझ चुके हैं, 1 माइक्रो एम्पियर समझ चुके हैं, फिर आपने 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड कैसे होता है ये भी आप समझ चुके हैं। यानी कि बेसिक आपको ये जो यूनिट वाला जो खेल है, अब इससे अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते जरा। ओके, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया, करंट इज मेजर्ड बाय आमीटर, इट्स सिंबल। हाँ, ये सिंबल बड़ा खास है, ये समझ लो। ये सिंबल आमीटर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ये वायर है, ये भी वायर है, और ऐसा गोल सा सर्कल बनेगा और बीच में ए लिख देना, ये आमीटर, इधर साइड प्लस यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है आमीटर का और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एंड में जाते जाते आपको आमीटर का एक फोटो दे दूं कि एक्चुअल में आमीटर कैसा होता है, ठीक है, वो देख लेना। ये तो सिंबल है, ठीक है। आमीटर को के पास एक लो रेजिस्टेंस होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और इसे हमेशा हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द time when the phenomena of electricity was discovered first and current was considered to be flow of positive charge। इसका मतलब क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड की स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। कि देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो गई, ठीक है, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई, ठीक? तो जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तब लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, प्रोटॉन्स के बारे में पता नहीं था। लोगों को सिर्फ पता था कि चार्ज होता है, कुछ चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं था, बस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी खोज दिया, काम कर लिया, तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि देखो, जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है, वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ से निकलेगा और ऐसे 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 आप देख रहे हो। तो लोगों ने ये एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है, और आपकी इस साइड पे क्या पॉजिटिव टर्मिनल, इस साइड पे क्या नेगेटिव टर्मिनल। लोगों ने एज्यूम करना शुरू कर दिया कि ये जो करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है ना, तो जरूर पॉजिटिव चार्जेस के वजह से, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से ये करंट फ्लो कर रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं। क्या था एक्चुअल में? एक्चुअल में था कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट फ्लो कर। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब ये बात पता चला, जब जाहिर हुई
कि इलेक्ट्रॉन्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलती थी और यहां से वो वापस जाती थी और ऐसे 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 इस पाथ पे जाते 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 जाते, यानी कि एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है, तो ये है, यानी कि हम ऐसे करेंगे, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन ये है, राइट। और लेकिन हम क्या मानते हैं करंट का डायरेक्शन क्या है, हम मानते हैं करंट का डायरेक्शन ये है। क्यों? क्योंकि पूर्वजों ने हमें यही सिखाया करंट का डायरेक्शन ये है। क्यों? उन्हें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी खोज किया था, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, तो आप सीधा बोल दोगे ठीक है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से। ये हम लोग का एक माना, जो बहुत पहले से हम लोग मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो ये डायरेक्शन हम लोगों ने चेंज नहीं किया। हम लोगों ने मान लिया कि देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को, ये तो एक बात है, ये बच्चों को तो पता ही है, जिन्होंने पढ़ा है, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा उसे यही पता रहेगा सर कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट का, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है। लेकिन जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है वो इस बात को समझेंगे कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन ठीक उल्टा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो ये बात क्लियर है कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो के डायरेक्शन के उल्टा होता है। और लेकिन एक्चुअल करंट का फ्लो क्यों होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। बस यही पॉइंट थी, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर लिया। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि क्या बाकी रह गया है। आगे बहुत कुछ पढ़ना है हमें, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, जो आपको ठीक लगता है आप इसके साथ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरी कहानी समझा दी। पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लिया ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है, मान लिया ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्या, है ना। तो ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे एक बल्लेबाज बैठा हुआ है, ठीक है, एक क्रिकेटर मस्त प्लेयर बैठा हुआ है, उसने जोरदार एक सिक्स मारी है। ठीक है, मान लेते यहाँ पे एक प्लेयर मार के, ठीक है, यहाँ से उसने सिक्स मारा, ठीक है, और सिक्स मारा, तो फिर क्या हुआ, बॉल जो है वो उड़ता 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 बाउंड्री के पार गिर गया। ठीक है, बाउंड्री के पार गिरा है, तो चलो बॉल को भी एक बढ़िया सा कलर दे देते हैं। बॉल, चलो ठीक है, एक बॉल आ गया, ठीक है। अब इस बॉल को जाता है एक प्लेयर लाने के लिए, और वो प्लेयर इस बॉल को पकड़ के थोड़ी दूर लेकर के आता है। कहाँ लेकर के आता है, थोड़ी दूर लेकर के आता है, थोड़ी दूर ग्राउंड की तरफ। ठीक है, तो ये नहीं दिख पा रहा हो, विजिबल नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे एक बार बताएं। ठीक है, तो इस तरफ वो लेकर के आता है। ठीक है, तो जब वो इस तरफ लेकर के आएगा तो फिर क्या होगा, गैस क्या होगा, जब वो इस तरफ लेकर के आएगा तो कुछ दूरी तक लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम एक सर्कल बना लेते हैं। बॉल यहाँ पे आ गई है, अब क्या लगता है आपको, ये जो पॉइंट थी, ये जो पॉइंट है, मान लेते इसका नाम दे दिया हमने A, और ये जो पॉइंट है जिसका नाम दे देते हैं हम B, तो पॉइंट A से B तक बॉल को जिस प्लेयर द्वारा लाने में कुछ वर्क किया गया होगा, कुछ काम किया गया होगा, कुछ एनर्जी खर्च की गई होगी, निश्चित। तो जो वर्क किया गया होगा इस बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी में तक लाने में, वही वर्क जब हम वैसे ही, जब किसी चार्ज को हम एक पॉइंट से, इस बॉल की जगह आप चार्ज को रख लो, ठीक है, चार्ज को रख लो, इस जब किसी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाते हैं, तो जो उस चार्ज पे वर्क डन हमें करना पड़ता है,
तो वो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो वो वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल डेफिनेशन होगा वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर is called potential difference. Okay, is called potential difference. आप इसे अगर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क हमें करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां तक क्लियर है? क्लियर हो तो भाई कमेंट में जाकर के एकदम बढ़िया से थम्स अप डाल दो। ठीक है, क्लियर क्लियर भी लिखना हो तो लिख दो कि हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर, रन आउट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस को। अच्छा, डायरेक्ट बोल्ड करोगे? बोल्ड भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जो ठीक लगे। ठीक है, अब ये समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं। तो देखो, W से डिनोट करते हैं वर्क डन को, कैपिटल Q से टोटल चार्ज को। ठीक है, और ये जो V है ना, इससे डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। इससे हम क्या डिनोट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को V से, कैपिटल V से। तो कैपिटल V जो है ना, उससे डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। एंड करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है वो ऐसा यूनिट? वो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब देखिए, वोल्ट को हम समझते हैं। ये मैं पिक्चर इरेज कर देता हूं। ओके, वोल्ट, when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt. ठीक है, तो पहले तो वोल्ट समझ लेते हैं। वोल्ट क्या है? वोल्ट है एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट ये है कि 1 वोल्ट माने कि जब हम 1 जूल, अच्छा जूल क्या है ये भी समझ लो। तो मुझे नहीं पता आपने पहले क्या पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो हम इसको बेसिक से पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जूल होता है वर्क डन, मतलब वर्क का ऐसा यूनिट। ठीक है, जूल होता है वर्क का ऐसा यूनिट। ठीक है, और कूलम तो आप जानते ही हो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो जब हम 1 जूल वर्क करते हैं किसके ऊपर? 1 कूलम चार्ज को के ऊपर। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। जब हम किसी 1 कूलम चार्ज पर 1 जूल वर्क करते हैं तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो 1 वोल्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, यानी अगर आप सिंपल उसके एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ठीक है, ये साधारण एक्सप्रेशन होता है। आप ये एक्सप्रेशन सीधा बिठा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? चलो फिर, यानी कि अब सिंपल सी बात है, अगर हमें 1 वोल्ट की बात जब अगर हम कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं 1 वोल्ट को, जैसे कि हमने 1 एम्पियर को कूलम पर सेकंड में तोड़ दिया था, यानी कि करंट की ऐसा यूनिट हमने एक कूलम पर सेकंड भी निकाली थी। उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस की भी एक ऐसा यूनिट निकलेगी। वो क्या निकलेगी आप बता सकते हैं? गेस कर सकते हैं क्या होगा? सोचिए, मैं बताता हूँ। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वोल्ट को भी V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। V से अगर कुछ भी आपका कुछ वैल्यू समथिंग मान लेते हैं 4V 5V, मतलब 4 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए W बाई Q है, W बाई Q, तो W की जगह पे क्या वर्क डन होगा भाई, तो वर्क डन लिख देते हैं। वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं? उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है,
और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या निकला? जूल पर कूलम। लेकिन इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया, एक सिंगल नाम दे दिया। उस सिंगल नाम का नाम क्या है, आप बता सकते हो? वोल्ट। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से है चीजें। तो ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ओके चलिए, तो 1 वोल्ट ये हमने समझ लिया, 1 वोल्ट क्या होता है। अब हम वोल्ट मीटर को समझ लेते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट को हमने समझ लिया, अब हम वोल्ट मीटर समझ लेते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है? देखो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है वोल्ट मीटर। ये बहुत अच्छा टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये हमने पहले पढ़ लिया। अब बोलोगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक वोल्ट मीटर, अभी आप बोल रहे हो वोल्ट मीटर पढ़ लिया। तो वोल्ट मीटर पढ़ तो लिया हमने, कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, ये बताता है। जब हमने मीटर पढ़ा तो हमने वोल्ट मीटर भी पढ़ा, क्योंकि बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। बिकॉज क्यों, मीटर क्या करता था? करंट को मेजर करता था, और वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को। करेक्ट, आपने सही पकड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर कुछ दिखने में ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, एक सर्कुलर, मतलब इसका सिंबल होता है। कैसा होता है दिखने में, मैं आपको वो एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा दिखा दूं, अगर नहीं हो पाया तो। लेकिन मैं मीटर का पक्का आपको श्योर दिखाऊंगा, वोल्ट मीटर का पता नहीं मुझे। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर है, इसका सिंबल ऐसा होता है, एक इधर से भी वायर कनेक्ट है, इधर से भी वायर कनेक्टेड है, दो टर्मिनल से, ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला नेगेटिव वाला टर्मिनल है, और ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ये भी हमने पढ़ लिया अभी जस्ट। इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, आमीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता था, याद है, छोटा मिनी बम्पर। और मिनी स्पीड ब्रेकर याद होगा, साइकिल चला रहे मिनी स्पीड ब्रेकर आएगी तो अपन स्पीड में ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होता है? ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, यानी स्पीड ब्रेकर बड़ा वाला रहेगा तो स्पीड में भी कमी आएगी। ठीक है, और आम मीटर हमने क्या किया था? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया था। ठीक है, कनेक्ट किया था। लेकिन वोल्ट मीटर हम किस कॉम्बिनेशन में लगाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन होता है? इट्स लाइक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। ये सपोज एक सर्किट है। ठीक है, इसमें से इसमें 3 वायर से करंट जा रही है। ठीक है, 3 वायर है जिससे करंट होकर के जा रही है। मान लेते हैं वो जो तीनों वायर, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने सेल लगाया है। ठीक है, अब इसमें से करंट फ्लो कर रही है, करंट इधर भी जाएगी। यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है? आई है। ठीक है, यहाँ तक करंट की वैल्यू आई है। लेकिन जब यहाँ पर जाती है तो करंट को हम 3 टुकड़ों में अलग अलग बढ़ते देखते हैं, 3 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ते देखते हैं। यहाँ पर I1 हो जाती है, यहाँ पर I2 हो जाती है, और यहाँ पर I3 हो जाती है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स में टूट जाती है। ठीक है, फिर एंड में जाकर के यहाँ पर फिर क्या होती है? ये वापस से आई बन जाती है। ये जो आप यहाँ पे 3 सीरीज देख रहे हो, 3 सीरीज देख रहे हो, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। अगर हम इस वायर को ऐसे सोच लो कि खींच लेते हैं, सीधा स्ट्रेच कर लेते हैं, तो ये तीनों वायर एक दूसरे के से टकरा जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि है ना, ये तीनों वायर ऐसा हो जाए, पहली वायर पहले, दूसरी वायर दूसरी बाद में, फिर तीसरी वायर बाद में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तीनों वायर क्या होगी, जब स्ट्रेच करेंगे तो वो तीनों सिकुड़ के एक पॉइंट पे आ जाएगी, इस लाइन पे आ जाएगी। ठीक, ना कि एक वायर ऐसे हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? एक बार ऐसे आ जाए, दूसरी बार ऐसे आ जाए, तीसरी बार ऐसे आ जाए, तीसरी बार ऐसे आ जाए, ये नहीं हो सकता।
क्या होगा, तीनों वायर एक ही पॉइंट लाइन पे आ जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल सिनेरियो नहीं। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई थिंक आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आइडिया लग गया होगा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है, मैं ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वोल्ट मीटर तो हमने समझ लिया। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, अब यहाँ पे सेल की बात हो रही है थोड़ी। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होती है, कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहता है सर्किट में, ये भी क्लियर हो गया। अब सेल क्या होता है, सेल की बारे में बात किया। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या होता है, सेल वो सिंपल डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, बेसिकली बैटरी सेल ये क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है जब तक तभी तक करंट फ्लो करती है। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझो, आपके घर में पानी की टंकी तो होगी, नल वाली टंकी। ठीक है, अगर उसमें उस उसमें पानी, आप ऐसे जूम करो कि उसका जो पानी का लेयर है वो कम हो जाए। आपको एक बढ़िया सा मैं आइडिया देता हूँ, पिक्चर देता हूँ। ठीक है, इसको समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लेते हैं अपने पास दो टंकी है, एक टंकी, दो टंकी। ठीक है, इन दोनों टंकी के बीच एक कनेक्शन है। ठीक है, एक टंकी को की जो पानी है उसे हमने फिल कर दिया है कुछ इस तरीके से। कितना फिल कर दिया, इसमें हमने कितना पानी डाल दिया। ठीक है, दूसरे में हमने कितना पानी डाला फिर। क्या आप मुझे बता सकते हैं पानी का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा। मुझे पूरा यकीन है आपका आंसर ये होने वाला है, इस तरफ। पानी का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, ठीक है, पानी का डायरेक्शन तो इस तरफ हो गया। ये कब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक इन दोनों का डायरेक्शन, इन दोनों का जो वाटर लेवल है ना, ये दोनों जो वाटर लेवल है, ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही ये बराबर हो जाएंगे तो जो फ्लो ऑफ वाटर है ये दोनों तरफ से बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर किस तरफ हो रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल। उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट का भी फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। यानी करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, करंट जो होती है वो ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आई थिंक मैं क्लियर हूं, और अगर क्लियर हूं तो बच्चा पार्टी फटाफट थम्स अप कर देना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, हमने पढ़ लिया। अब कुछ और थोड़ी मोड़ी बेसिक चीजें हैं जो हम देखेंगे। क्या वो बेसिक चीजें, वो देख लेते हैं एक बार। देखो ये कुछ कुछ बेसिक सिंबल्स है, याद कर लो, रट लो, जो करना है तुम्हारे घर से, दीवार में चिपका लो, रोज देखना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्या करना है, देखो कुछ कुछ का सिंबल, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक सेल, उसको कैसे नोट करेंगे, ऐसा नोट करेंगे। ये है बैटरी। बैटरी क्या होती है, सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या उसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या प्लग की है, ये की है प्लग की, जो स्विच होता है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ये वही स्विच है। ये स्विच किस कंडीशन में, ओपन कंडीशन में। ठीक है, यानी कि स्विच ऑफ है। ये प्लग की और स्विच है, ये जो कि क्लोज्ड है, इसका मतलब है कि स्विच ऑन है। ठीक है, ये वायर है, एक वायर जो कि जॉइंटेड वायर है। आपने देखा होगा कई जगह पे वायरिंग होते हुए, जब तो दो वायर को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, तो जब दो वायर को ज्वाइंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम उसे सिंबलाइज करते हैं सर्किट डायग्राम में। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम में जो सिंबल्स है, क्योंकि हम डायरेक्ट तार तो लगा करके बनाएंगे नहीं, ड्राइंग इतनी अच्छी तो ड्राइंग हमारी है नहीं, तो भाई साइंटिस्ट लोगों ने हमारी हेल्प करी है कि कुछ ऐसा ऐसा सिंबल ले लो, लो इस इस दो ऐसे ऐसे लाइन खींच दो, ऐसी लाइन खींच दो और बना दो कुछ। ऐसे से बन गया बैटरी सेल,
अभी बैटरी बनाने में तो आधे बच्चों की जान निकल जाती है, और बल्ब की रोशनी निकालते तो 90% बच्चे तो बोल देंगे भाई बल्ब की रोशनी निकले ना निकले, हम मतलब हमारा तो पूछो ही मत, अब हम स्कूल कल से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि दिखने में ऐसा होता है लेकिन हम उसे डिनोट ऐसे करते हैं। ये रजिस्टर होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस आपको पता है, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, वही बम्पर, मतलब साइकिल जा रही है तो बम्पर मिलता है ना, तो वही बम्पर। तो ये बम्पर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो बम्पर को तो आप समझ जाएंगे कैसे होती है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि अब यहाँ बम्पर कब ऊपर कब जा नीचे, मतलब कब ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कब कम होगा, ये कुछ फिक्स नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वैरी करती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, या ऐसी कोई चीज बात नहीं होगी यहाँ पे जो कि आपके ऊपर से है। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर देना कि सर प्लीज इस टॉपिक को आप कवर कर दीजिए, ठीक है। I will definitely complete all those topics which you will mention in the comment section in my next videos. Okay. तो आम मीटर को तो हमने पढ़ ही लिया, आम मीटर का सिंबल ऐसा होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्विज आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखो यार, अटेम्प्ट जरूर करना, तो क्विज अटेम्प्ट करोगे तो रिटेंशन बढ़ेगा, और रिटेंशन बढ़ेगा तो रिवीजन वाला लोड कम हो जाएगा, और रिवीजन वाला लोड कम होगा फिर तो बल्ले बल्ले, फिर खेलो पबजी। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट। अच्छा, मैं ये रात में शूट कर रहा हूँ तो इस वजह से गुड नाइट, ठीक है। तुम दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, चलो ठीक है। दोपहर में देखोगे तो गुड आफ्टरनून, और शाम में देखोगे तो गुड इवनिंग, ओके। चलो बाय, अलविदा।